हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मानव विकास। ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास की जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चौथा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत का जो पहला पॉइंट है वो होगा हमारा वृद्धि और विकास। क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसीलिए हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि वृद्धि और विकास के अंदर क्या अंतर होता है। तो इसीलिए पहला टॉपिक सबसे पहले हम कवर अप करेंगे जो होगा वृद्धि और विकास या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसे समझने के बाद हम समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर की शुरुआत के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वृद्धि और विकास के बाद वो होगा कि मानव विकास के जो अवधारणा है वो किसने दी थी। तो वो दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक ने। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होगा अमर्त्य सेन ने इसके बारे में क्या कहा, अमर्त्य सेन ने इसको किस रूप में देखा। तो दोस्तों अमर्त्य सेन का कंसेप्ट देख लेंगे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस रूप में। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो दोस्तों इसे करने के बाद हम आगे चलेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे मानव विकास के 4 स्तंभ। ठीक है, तो मानव विकास के 4 स्तंभ पर चलते हैं। ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ को 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि होंगे समता, सतत पोषणीयता, श्रम उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश में इन्हें बोलें तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। और इसके बाद दोस्तों हमें अप्रोचेस करनी होंगी, मानव विकास के उपागम पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये 4 उपागम होंगे हमारे: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। आप इसकी ये टेबल देख सकते हैं अपनी हिंदी की बुक में या फिर ये इंग्लिश वाली में भी। ठीक है, इनकम अप्रोचेज, वेलफेयर अप्रोचेज, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेसिटी अप्रोच। तो दोस्तों इसे करने के बाद हम करेंगे मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि इसे मेज़र किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इसका मेज़रमेंट पढ़ेंगे। मेज़रमेंट के अलावा दोस्तों एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये भूटान के अंदर चलता है और भूटान एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसने नेशनल हैप्पीनेस यानी कि राष्ट्रीय प्रसन्नता को अधिक महत्व दिया है मानव विकास की अपेक्षा। तो दोस्तों ये वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन। ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मानव विकास के संदर्भ में। कुछ देशों में मानव विकास बहुत अधिक है, कुछ देशों में मानव विकास बहुत कम है। तो दोस्तों वो पढ़ेंगे हम। ये जो देश हैं इनमें कुछ छोटे देश हैं जिनका मानव विकास बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत बड़े देश हैं जिनका मानव विकास इनकी तुलना में कम है। तो दोस्तों ये वाला भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर देखेंगे उच्च मूल्य वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं HDI। ये जो मानव विकास सूचकांक है ये इंडिकेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। ठीक है, मानव विकास को। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको इंडिकेट करता है, किसको दर्शाता है, मानव विकास को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है मानव विकास को, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है। ठीक है, मध्यम वाले और निम्न वाले। तो दोस्तों ये सब हम कर लेंगे और इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर हम एक कंसेप्ट और देख लेंगे, इंडिया की जो रैंक है HDI के अनुसार वो कितनी है। ठीक है, तो वो है 126। ठीक है, तो 126 रैंक है इंडिया की। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया की जो रैंक है 126 ये ऐसी क्यों है। कहने का मतलब है ये 125 देशों के बाद इंडिया क्यों आता है HDI के मामले में। तो दोस्तों इन सब कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं नोट्स के थ्रू। तो चलिए नोट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 के नोट्स हैं मानव विकास के। तो चलिए दोस्तों पहला टॉपिक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था जो कि होगा हमारा वृद्धि और विकास में अंतर। तो दोस्तों वृद्धि का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। वृद्धि का जो मतलब होता है वो होता है मात्रात्मक परिवर्तन से। मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब है केवल क्वांटिटी में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। कहने का मतलब है अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या 100 से 90 हो जाएगी या फिर 110 हो जाएगी तो इसको बोलेंगे मात्रात्मक परिवर्तन।
केवल जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, तो इसको वृद्धि बोला जाता है। ये वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकती है, कहने का मतलब है बढ़ भी सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है। तो पॉजिटिव यानी कि बढ़ने को धनात्मक बोलते हैं और घटने को ऋणात्मक बोलते हैं। तो ये जो वृद्धि है ये मात्रात्मक परिवर्तन होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, तो केवल ये मात्रा में परिवर्तन करती है। वृद्धि का कंसेप्ट केवल इतना सा होता है। जबकि दोस्तों विकास का जो कंसेप्ट है वो इसकी तुलना में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकास से अभिप्राय है वो गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, और ये परिवर्तन सदैव धनात्मक होगा। कहने का मतलब है हमेशा बढ़ेगी चीज़। किस मामले में बढ़ेगी? गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी के मामले में बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक कंसेप्ट आपको इसका दूसरा बताता हूँ कि सपोज़ कीजिए जनसंख्या किसी प्रदेश की 100 से 110 हो गई, तो इसको बोला जाएगा जनसंख्या वृद्धि। लेकिन इस जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ, या फिर ये जनसंख्या केवल 100 ही है, नहीं बढ़ी, तब भी अगर इन लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार आ जाता है, कहने का मतलब है हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर सुधर जाती है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, इन्हें रोज़गार अच्छे मिलने लगते हैं, इन पर इनकम ज़्यादा आ जाती है, आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, तो इन सब मामलों को अगर हम मेजर करेंगे तो इसको बोला जाएगा विकास। इस यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर गुणवत्ता बढ़ गई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो गया। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है विकास। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। वृद्धि का उदाहरण लिया है मैंने, वही सेम जनसंख्या वृद्धि, और जो विकास है उसका उदाहरण है लोगों के जीवन स्तर में या लोगों की गुणवत्ता में वृद्धि। ठीक है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखना है। ठीक है, वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन से है, यह सदैव धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विकास से अभिप्राय गुणात्मक परिवर्तन से है, यह सदैव धनात्मक होता है। उदाहरण दे देंगे हम यहाँ पर, उदाहरण होगा इसका जनसंख्या वृद्धि और इसका लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला टॉपिक था, वृद्धि और विकास। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होगा मानव विकास का क्या अर्थ है। तो ये मैंने कंसेप्ट ले लिया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मानव विकास क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो विकास है इसी को ले लेना है, बस यहाँ पर हमें क्या कर देना है, मानव को और ऐड कर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो मानव विकास से अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, यह प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों एक बार परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि, एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, और दूसरा है जीवन स्तर में सुधार। तो ये जीवन स्तर में सुधार तो अभी मैंने विकास में ही आपको समझाया है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि का कंसेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सपोज़ कीजिए 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। ए के पास 100 रुपये हैं, बी के पास 1000 रुपये हैं। अब आप ये देखिए कि जो ए के विकल्प होंगे बी की अपेक्षा ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि ये 1000 रुपये तक की चीज़ों को खरीद सकता है, 1000 रुपये तक की चीज़ों को यूज़ कर सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के रूप में इसके जो विकल्प हैं वो ज़्यादा हैं और इसके जो विकल्प हैं वो कम है। तो दोस्तों इन्हीं विकल्पों में हमें वृद्धि करनी है। सपोज़ कीजिए ये जो बी है ये 10th पास है या 10th पढ़े हुए है, ये 12th पास है या 12th पढ़े हुए हैं। तो अब आप देखें तो नौकरियों की अपेक्षा में भी बी के पास जो नौकरी के अवसर होंगे वो भी कम होंगे, इसके पास ए के पास नौकरी के अवसर भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों हेल्थ फैसिलिटी के मामले में भी ये ज़्यादा होगा, आगे होगा, इसके पास ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, अच्छी दवाइयाँ खरीद सकता है, अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता है। जबकि बी कम अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता है। ठीक है, कम बेकार मतलब कि ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले सकता है। तो इन्हीं विकल्पों में अगर हम लोगों की वृद्धि करेंगे तो ये मानव विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे ही विकल्पों में हमें वृद्धि करनी होती है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना होता है। इसी कंसेप्ट को मानव विकास कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट में दोस्तों हमें क्या करना होता है, लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना होता है, लोगों के शिक्षा स्तर में सुधार लाना होता है, उनकी इनकम को बढ़ाना होता है, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ठीक है, इसके साथ ही समाज में उनको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना देनी होती है। इस सब को अगर कोई देश करता है तो उसका जो मानव विकास होगा वो अधिक होगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये जो कंसेप्ट होता है इन सब को जोड़ा जाता है मानव विकास के अंदर, एक देश के विकास को जोड़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मानव विकास की जो परिभाषा है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कर लिया है। तो मानव विकास की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और ये पता लग गया होगा कि ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया था, कौन लाया था ये मानव विकास की अवधारणा। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा कि इस अनुसार, ठीक है, उनके अनुसार इसका वर्णन कीजिए, उन्होंने मानव विकास को किस रूप में देखा। तो दोस्तों देख लेते हैं, मानव विकास की अवधारणा का या मानव विकास का प्रतिपादन जो किया था वो किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, उनके अनुसार मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, एक ऐसा विकास है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है, एक ऐसा विकास है जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, यानी कि सार्थक जीवन जी सकें। दोस्तों, सार्थक जीवन का अर्थ होता है कि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य हो। ठीक है, सार्थक जीवन मतलब कि जिसके जीवन का कोई उद्देश्य हो। कहने का मतलब है केवल आपको जीना ही नहीं है, उस जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। तो इस रूप में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास को देखा था और इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया था, इस रूप में इसका वर्णन किया था। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि मानव विकास क्या है, ठीक है, किसने प्रतिपादन किया और उनके अनुसार मानव विकास। तो मानव विकास यहाँ पर हमने पढ़ा कि सार्थक जीवन स्तर उपलब्ध कराता है, जीवन स्तर में सुधार लाता है और लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, जो अमर्त्य सेन है उन्होंने कहा कि मानव विकास का जो उद्देश्य है वो लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। ठीक है दोस्तों, जो मानव विकास का उद्देश्य है वो लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। तो ये कहते हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन इस रूप में देखते हैं मानव विकास को। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि मानव विकास का जो कंसेप्ट है वो इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है, क्यों उसे विश्व के हर एक देश महत्व देने लगा है, क्यों उसे एक देश के विकास के रूप में मापा जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं ये वाला पॉइंट। मानव विकास का जो संबंध है वो देश विकास से है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश मानव विकास करके, ठीक है, प्रत्येक देश मानव विकास करे ताकि वो अपने देश का विकास कर सके। तो मानव विकास के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये मानव विकास जो है वो मानव कल्याण से जुड़ा है इसलिए ज़रूरी है। मानव विकास के द्वारा लोगों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो लोगों की क्षमता है ये है कार्य क्षमता। ठीक है, लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी, देश में संसाधन ज़्यादा होंगे, तो देश अपने आप ही तरक्की कर लेगा। तो लोगों की क्षमता में वृद्धि करता है। और ये क्षमता में वृद्धि कैसे होगी दोस्तों, जब यहाँ पर सरकार स्वास्थ्य सुविधा अच्छी देगी, शिक्षा की सुविधा अच्छी देगी। ठीक है, इन सभी सुविधाओं से ही ये लोगों की जो कार्य क्षमता है ये बढ़ेगी। तो ये कार्य क्षमता में लोगों की वृद्धि करता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। मानव विकास करके देश के व्यक्तियों को शिक्षित और स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है ना। शिक्षित और स्वस्थ जीवन देंगे क्योंकि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करेगी, तो लोग शिक्षित होंगे और स्वस्थ जीवन होगा। तो इसीलिए ये मानव विकास ज़रूरी है जो देश को ये विकास को दर्शाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी देश के लोगों को शिक्षित और स्वस्थ कर रहे हैं तो उन शिक्षित लोगों में से कुछ लोग प्रतिभाशाली शिक्षक बनेंगे जो आगे चलकर पढ़ाएंगे, कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे। तो इस आधार पर भी लॉयर, वकील के रूप में भी लोगों को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ये मानव विकास ज़रूरी है। तो मानव विकास के द्वारा हम लोगों को शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर बना सकते हैं, स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, उनकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं और ये मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मानव विकास का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है, क्यों ये ज़रूरी होता है, किसने इसको प्रतिपादित किया और उनके अनुसार मानव विकास क्या था। तो मानव विकास का इतना सा कंसेप्ट था जो अभी तक है।
ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ने हैं मानव विकास के घटक यानी कि पिलर्स, ठीक है, या फिर इनको स्तंभ भी कहा जाता है, हिंदी में स्तंभ। तो इसके 4 स्तंभ हैं। एक है समता, दूसरा है श्रम उत्पादकता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण। तो समता वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं पहले। तो मानव विकास के 4 घटक बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये 4 घटक जो हैं वो निम्नलिखित हैं। उनमें नंबर 1 समता। तो दोस्तों जो समता है उसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसरों की समान पहुंच की व्यवस्था। अवसरों की समान पहुंच की व्यवस्था, इसको बोला जाता है समता, या आप इसको समानता के रूप में भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक समानता है। ये किस लिए होती है? ताकि लोगों को विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें सभी को समान रूप से, और उनमें लोगों में जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। तो ये जो कंसेप्ट है समता का या समानता का, ये कंसेप्ट कहता है कि लोगों को विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी लोग अपना विकास कर सकें और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये इसका पहला पिलर है, ठीक है, ये इसका पहला स्तंभ है, समता। दूसरा स्तंभ देखते हैं दोस्तों, जो कि है सतत पोषणीयता। दोस्तों सतत पोषणीयता का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, ठीक है, जो जनरेशन अभी आएगी, जैसे हम तो अभी जी रहे हैं, ये हमारी जनरेशन है, लेकिन हमारे मरने के बाद या हमारे जो बच्चे होंगे आगे, वो जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी संसाधन उपलब्ध हों ताकि वो भी अपने लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा सकें। तो उनको भी विकास के अवसर देना ये हमारा ही कर्तव्य है। तो इसीलिए हम जो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको रोक दें। तो दोस्तों सतत पोषणीयता का अर्थ होता है कि जो विकास के अवसर हैं उनकी उपलब्धता में निरंतरता। निरंतरता मतलब कि उन्हें बनाए रखना, उन्हें ख़त्म ना करना। कहने का मतलब है अगर हम पेड़ काट देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए पेड़ नहीं होंगे, या कोयला ख़त्म कर देंगे तो उनके लिए कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा। तो इसीलिए इनका जो दुरुपयोग है उसको हम रोक लें और इन्हें बचा के रखें ताकि आने वाली जनरेशन को भी ये विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें। तो इसीलिए ये एक कंसेप्ट होता है सतत पोषणीयता का। तो दोस्तों सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर देने के लिए अवसर की उपलब्धता जरूरी होती है ताकि उनके लिए भी अवसर उपलब्ध हो सकें और भविष्य की पीढ़ी जो है वो अपना विकास कर सके। इसके लिए वर्तमान में हमें संसाधनों का दुरुपयोग रोकना होगा। तो दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमें संसाधनों का दुरुपयोग रोकना है वर्तमान में ताकि आने वाली पीढ़ी को भी मानव विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें, ताकि उनके पास भी कुछ संसाधन हों जिनके द्वारा वो अपना विकास कर सकें। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है मानव विकास का जो स्तंभ है सतत पोषणीयता। तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा जो स्तंभ है उस पर चलते हैं, जिसको कि बुक की लैंग्वेज में कहते हैं उत्पादकता, पर इसका जो मतलब है वो श्रम उत्पादकता से है, यानी कि श्रम की कार्य क्षमता से है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है श्रम उत्पादकता। तो दोस्तों श्रम उत्पादकता का मतलब होता है लोगों की क्षमता में वृद्धि करना या लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो दोस्तों लोगों की कार्य क्षमता में अगर वृद्धि होगी, श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो इसके लिए सरकार को क्या करना होगा? शिक्षा सुविधा बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना होगा ताकि लोग ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा पैसे को कमा सकें और मानव विकास के अच्छे विकल्प प्राप्त कर सकें, अपने विकल्पों में वृद्धि कर सकें। तो दोस्तों इन सभी के लिए ज़रूरी होगा श्रम उत्पादकता को बढ़ाना, जिसके लिए सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाना होगा। तो ये था तीसरा स्तंभ, श्रम उत्पादकता या उत्पादकता। चौथा स्तंभ जो होता है वो होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त करना। ये जो विकल्प है ये बढ़ती हुई स्वतंत्रता को प्रेरित करता है। ये कहता है कि यह जो शक्ति है सशक्तिकरण की, ये लोगों को बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। अगर आप क्षमता को बढ़ाओगे, कार्य क्षमता को, तब, और सशक्तिकरण कब आएगा? जब लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था चौथा स्तंभ जो था सशक्तिकरण, लोगों को सशक्त करना ताकि वो अपने विकल्पों को चुन सकें। ठीक है, तो ये वाला जो छठा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि था मानव विकास के 4 स्तंभ। तो मानव विकास के स्तंभ बताइए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें ये 4 स्तंभ लिखने होंगे।
इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है मानव विकास के उपागम। तो दोस्तों मानव विकास के 4 उपागम होते हैं। उपागम को इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। तो ये जो अप्रोचेज़ हैं वो 4 अप्रोचेज़ हैं, जिसमें कि पहली है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो दोस्तों ये जो क्षमता उपागम, आय उपागम, ये सब जो उपागम है ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं मानव विकास की समस्याएं, मानव विकास में क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, इन सभी समस्याओं को देखने के लिए हम इन उपागमों का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आय उपागम को। आय उपागम जो है वो मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखता है। ठीक है, ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है और जो ये बताता है कि अगर लोगों की आय ज़्यादा होगी तो उनका मानव विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आय उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ कर देखा जाता है। ये उपागम बताता है कि आय ज़्यादा होने पर मानव विकास ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक कंसेप्ट इसका आपको क्लियर कर, तो देखिए सपोज कीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। इनकम के आधार पर इसको हमें दोबारा देखना है, जो कि पहले हमने देखा था, कंसेप्ट क्लियर किया था। तो सपोज कीजिए इसकी इनकम 2000 है, इसकी इनकम 4000 है। तो ये अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा सुविधा दे सकता है, स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, अच्छा खाना खिला सकता है, अच्छा पानी पिला सकता है। ठीक है, इसकी तुलना में। और सेम बी ए जो है वो बी की तुलना में ये सारे काम कम करेगा, कम अच्छे करेगा, इनकी जो गुणवत्ता होगी वो कम होगी, इनका जो जीवन स्तर होगा बी की तुलना में वो कम होगा। फैमिली ए जो है वो बी की तुलना में हर मामले में पीछे ही रहेगी, तो इनका जो मानव विकास स्तर होगा वो कम होगा। अब अगर हम ए की इनकम को बढ़ा दें, बढ़ाकर 6000 कर दें, तो 6000 जब ये हो जाती है इनकम, तो ये बी से ज़्यादा अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने लगेंगे। तो दोस्तों यही होता है आय उपागम। आय उपागम कहता है मानव विकास में वृद्धि तभी होगी जब लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो ये जो उपागम है ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। तो चलिए दोस्तों दूसरा उपागम देखते हैं, कल्याण उपागम। ये जो कल्याण उपागम है ये मानव विकास को मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है। ये कहता है कि मानव कल्याण अगर लोगों का होगा, ठीक है, लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल, ये जो सुविधाएं मिलेंगी अगर अच्छी, तो मानव विकास अधिक होगा। ठीक है, और इस सब के लिए सरकार उपागम है और सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि ये जो सारी सुविधाएं होती हैं ये सरकार को उपलब्ध करानी होती है। देश की जो सरकार है वो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और मानव कल्याण करेगी, मानव विकास को बढ़ावा देगी। तो ये जो कल्याण उपागम है दोस्तों ये मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है मानव विकास को। इसके अंदर कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये जो सारी सुविधाएं हैं इनका उच्च स्तर जो होगा वो मानव विकास का उच्च स्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और इस सब के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार होगी। तो तीसरे उपागम पर चलते हैं जिसको दिया था ILO ने। ILO क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो उपागम है ये न्यूनतम आवश्यकताओं के संदर्भ में मानव विकास को देखता है। ये कहता है किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति को ये न्यूनतम आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए, उनको ये न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी चाहिए, जिसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को देखा गया है, जिसमें कि है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास। तो दोस्तों ये जो 6 सुविधाएं हैं, अगर ये 6 सुविधाएं किसी देश के नागरिकों को मिल रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, ठीक है, और भोजन, तो उन देश के जो लोग हैं उनका मानव विकास अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये जो विकल्प है, ये जो अवधारणाएं कौन सी, आधारभूत आवश्यकता उपागम या फिर न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ये मानव विकास में जो हमने पहले पढ़ा था विकल्प, मानव विकास में विकल्पों की वृद्धि, तो ये विकल्पों की वृद्धि को अनदेखा करती है, नज़रअंदाज करती है और मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक जोर देती है। ठीक है, तो ये वाला जो उपागम है ये विकल्पों में वृद्धि को ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। ये कहता है ये मूलभूत आवश्यकताएं सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। तो ये उपागम मानव विकास को इस संदर्भ में देखता है। जबकि दोस्तों लास्ट जो उपागम है क्षमता उपागम, इसका संबंध जो है वो अमर्त्य सेन से है। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भी मैंने बताया था एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये जो उपागम है मानव विकास का क्षमता उपागम,
ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है, जो कि कहते हैं कि संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव क्षमताओं में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है, तभी मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रत्येक नागरिक को जो अपने संसाधन है अपनी ज़रूरत के लिए, उन संसाधनों की पहुंच के लिए मानव क्षमता को सरकार को बढ़ाना चाहिए। और मानव क्षमता मैंने आपको भी बताया था, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा और अपने लिए आय अर्जित करके संसाधनों को प्राप्त कर सकता है, यानी कि मानव क्षमता को बढ़ाकर मानव विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 4 उपागम मानव विकास के, जिसमें था एक आय उपागम जो आय के साथ जोड़कर देखता है मानव विकास को, कल्याण उपागम जो मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम जो कहता है कि ये 6 सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्षमता उपागम जो कि अमर्त्य सेन ने कहा, और उन्होंने कहा कि मानव क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके 4 उपागम मानव विकास के, ये क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। अब हमें पढ़ना है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, इसको कैसे मापा जाता है, कि प्रत्येक देश का मानव विकास सूचकांक किसका अधिक है किसका कम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन दोस्तों हैगा जो कहता है कि मानव विकास का जो मापन है वो मानव विकास सूचकांक के रूप में किया जाता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, या फिर इसको कहें तो HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में मानव विकास को मापा जाता है प्रत्येक देश में, जो कि किस पर आधारित होता है, शिक्षा पर आधारित, स्वास्थ्य सुविधा, संसाधनों की पहुंच, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित होता है। इसके अंदर जो अनुमान लगाया जाता है, शिक्षा का अनुमान साक्षरता दर के अनुसार लगाया जाता है। साक्षरता दर का दोस्तों कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर साक्षरता दर जो है वो प्रत्येक देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे लोग जो कि किसी वक्तव्य को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और सामान्य गुणाभाग भी कर सकते हैं, इनको साक्षर लोग कहा जाता है। और इसी को जब दर में निकालते हैं तो इसे साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर कितनी संख्या है साक्षर व्यक्तियों की। तो दोस्तों ये परसेंटेज में होती है साक्षरता दर। तो ये जो कंसेप्ट है वो मैंने कराया था 3रे चैप्टर में, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है, ओके। तो साक्षरता दर के रूप में किसको मापा जाता है, शिक्षा को मापा जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है, कि वहाँ पर जो उस देश के लोग हैं वो एवरेज कितना जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब है 60 साल के बाद तो नहीं मर जाते कहीं, या 65 साल, ठीक है। एक एवरेज उम्र होती है प्रत्येक देश के लोगों की, कि इस देश में जो लोग हैं उनकी जीवन प्रत्याशा इतनी है, यानी कि वो इतना जीवन जीते हैं एवरेज, तो उसे बोला जाता है जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है। और संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के रूप में मापते हैं। क्रय शक्ति मतलब कि खरीदने की क्षमता, खरीदने की क्षमता कहने का मतलब है उनकी इनकम, इनकम पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति कितना खरीद सकता है। तो क्रय शक्ति के रूप में मापते हैं संसाधनों तक पहुंच को। तो दोस्तों ये था मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। तो इसके 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंटों पर यह आधारित होता है। तो इसमें जब इन 3 पॉइंटों को माप लिया जाता है प्रत्येक देश में, तो फिर उसके आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। सपोज कीजिए 0.56, ठीक है, या 3 डिजिट तक हो सकता है, ये मैक्सिमम 7। तो 0.567 एक देश को स्कोर दिया गया, फिर एक देश को स्कोर दिया गया 0.9, तो ये दर्शाता है, या 0.962, इस तरीके से ये दर्शाता है कि इस देश का जो मानव विकास सूचकांक है 0.962 का अधिक है, किसकी तुलना में, इस 0.567 की तुलना में, ठीक है। इसका मानव विकास सूचकांक कम है। तो यानी कि जो इतना 1 के नज़दीक होगी संख्या, 1 के जितना नज़दीक होता है ये स्कोर, उतना मानव विकास अधिक होता है। और इसी के आधार पर फिर हम HDI में स्थान देते हैं प्रत्येक देश को। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 126, ठीक है, 126। तो ये इंडिया की रैंक है, इसमें हमें सुधार करना है। और इस सुधार के लिए सरकार को क्या करना होगा, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बढ़ाना होगा, लोगों के विकास के स्तर को बढ़ाना होगा, तभी मानव विकास सूचकांक में हमारी जो स्थिति है वो सुधरेगी।
तो दोस्तों ये जो पॉइंट था वो था मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा शिक्षा के रूप में इसको मापते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के रूप में मापते हैं, संसाधनों तक पहुंच के रूप में मापते हैं। और जब इन तीनों का आकलन कर लिया जाता है तो प्रत्येक देश को एक स्कोर दिया जाता है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है, जो कि पॉइंटों में हो सकता है 0 पॉइंट इतना इतना, ठीक है। तो जो सबसे अधिक होगा, 1 के जितना नज़दीक होगा, उसको रैंक पहली मिलेगी और उसी के आधार पर फिर दूसरी तीसरी रैंक मिलती जाएगी। और जो इंडिया की स्थिति है वो 126 है। ओके, तो अब हमें दोस्तों करनी है कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, इसका जो अनुमान लगाता है वो कौन लगाता है और कब से लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो लगाते हैं वो लगाता है UNDP, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, 9वां क्वेश्चन था, मानव विकास प्रतिवेदन या रिपोर्ट, ठीक है, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है UNDP। UNDP कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है UNDP। और ये UNDP 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, जिसके अनुसार जो प्रत्येक देश है उसको एक क्रम संख्या दी जाती है कि इनका मानव विकास सूचकांक कितना है। ओके दोस्तों, तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। कौन इसको प्रकाशित करता है? तो वो प्रकाशित करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो प्रकाशित कर रहा है ये कर रहा है 1990 से प्रतिवर्ष। तो हर साल की एक ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमें करना है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, इनकी तुलनाएं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। कुछ देशों में देखा गया है कि जो मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है, कुछ देशों में ये बहुत कम है। तो इन देशों की हमें तुलनाएं करनी है और इनमें देखना है कि वहाँ पर ऐसा क्या है कि वहाँ ये ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर कम हो रहे हैं। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के जो उच्च श्रेणी के देश हैं उनमें 57 देश आते हैं कुल, और जो मध्यम श्रेणी के हैं उनमें 88 आते हैं, 57, 88 और 32, ठीक है। निम्न में है 32, मध्यम में है 88 और उच्च में है 57। तो एक क्वेश्चन इस पर हो सकता है, मानव विकास में उच्च मानव विकास के स्तर के देश कितने हैं विश्व के अंदर? तो वो है 57। तो दोस्तों देखिए, जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, वो जो देश हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं जिनकी राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे देश हैं और उनकी राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा नहीं है। छोटे देश हैं और उनकी राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए ये जो तुलनाएं हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं करनी, के मानव विकास के जो देश हैं वो आकार और राष्ट्रीय आय पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, मानव विकास, ओके, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, विश्व के कुछ देशों का मानव विकास स्तर छोटे देशों की तुलना में कम है। जो बड़े देश हैं, कुछ बड़े देशों का मानव विकास सूचकांक जो है वो छोटे देशों की तुलना में कम है। इस प्रकार किसी देश के आकार और राष्ट्रीय आय का प्रत्यक्ष संबंध मानव विकास से नहीं है। मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा जाता है। तो ये 3 समूह कौन से हैं? उच्च, मध्यम, निम्न। इसमें फिर जो हमने अभी स्कोर देखा था कि ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसमें 0.8 से जो ऊपर के जो भी संख्या अगर आपका स्कोर आता है आपके देश का, तो वो उच्च श्रेणी में आएगा। और इसमें विश्व में 57 देश हैं। फिर मध्यम में कहाँ से? 0.5 से अधिक जो होंगे वो मध्यम में होंगे, ठीक है। 0.5 से अधिक कहाँ तक? 0.799 तक, ओके, 0.799 के बीच में। इससे ऊपर जाएगा तो वो उच्च में आ जाएगा, और 0.5 से अगर नीचे है तो वो निम्न में होगा। तो इस आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा जाता है, विश्व के देशों को मानव विकास सूचकांक के आधार पर। तो कुछ उच्च सूचकांक वाले देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुख नाम है वो है नॉर्वे का। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आपका आता है कि विश्व में ऐसा देश बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा अधिक है, तो वो होगा नॉर्वे, वो होगा नॉर्वे। और इसका अगर आप आंसर लिखोगे कि कितना है, तो 0.8 से अधिक है, 0.8 से अधिक है, ओके। इसके अलावा ये जो सारे देश हैं इन सभी देशों का उच्च सूचकांक है,
यानी कि 0.8 से अधिक है। तो आप कोई भी 2 देश याद कर लीजिए जिसमें कि नॉर्वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्वे का नाम एक आ सकता है क्वेश्चन, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो वो है नॉर्वे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा पॉइंट होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि मध्यम वाले कौन से हैं। ठीक है, ओके, मध्यम वाले देशों के नाम, तो मध्यम के अंदर ही आते हैं भारत और भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश। ठीक है, भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब देशों का जो मानव विकास सूचकांक है वो मध्यम देशों में है। ठीक है, जबकि जो निम्न सूचकांक वाले देश हैं उनमें सूडान, अफगानिस्तान और मिस्र जैसे देश आते हैं। दोस्तों मिस्र याद कर लेना, क्योंकि बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ जो है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें एक मिस्र का नाम दे रखा है इसलिए। तो मिस्र निम्न सूचकांक वाले देशों का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उच्च सूचकांक वाले देशों की क्या विशेषताएं हैं, या फिर वहाँ पर उच्च सूचकांक क्यों है। एक क्वेश्चन जो हो सकता है कि उच्च सूचकांक वाले देश बताइए और उनकी विशेषताएं बताइए। तो उच्च सूचकांक वाले देशों में दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर अधिक होता है, सामाजिक विकास होता है, अच्छा शासन होता है, शासन व्यवस्था अच्छी होती है, औद्योगिकरण अच्छा होता है, अच्छी अच्छी कंपनियां खुली होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नगरीकरण ज़्यादा होता है। ठीक है, शहर ज़्यादा होते हैं, और राजनीतिक और सामाजिक स्थायित्व होता है। दोस्तों राजनीतिक स्थायित्व का मतलब है वहाँ पर जो सरकार है वही चलती रहती है, इसी कारण जो वो सरकार विकास योजनाएं बनाती है, आने वाली सरकार भी वही होगी, तो इसीलिए वही विकास योजनाएं आने वाले टाइम पर चलती रहती हैं और विकास तीव्र गति से होता है। तो इसीलिए ये सारी विशेषताएं हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि मानव विकास के उच्च सूचकांक वाले देशों में ऐसा मानव विकास क्यों है, या फिर उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं बताइए। तो उसके ये 6 पॉइंट्स होंगे जो आपको क्लियर करने होंगे। ठीक है, अच्छा शासन होता है वहाँ पर, भ्रष्टाचार नहीं होता है, उच्च सामाजिक विकास होता है, शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होती हैं, तीव्र औद्योगिकरण होता है, रोजगार के अच्छे से अच्छे अवसर होते हैं। तो इन सभी कारणों से उन देशों का मानव विकास सूचकांक अधिक होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो सकता है मध्यम या निम्न सूचकांक वाले देशों का स्थिति ऐसी क्यों है, या फिर उनकी विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों ये जो देश हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, भ्रष्टाचार है इन सरकारों में, राजनीतिक उपद्रव होता है। ठीक है, दंगे वंगे रहते हैं, सामाजिक अस्थिरता होती है, सुशासन नहीं होता है, और महामारी और बीमारियां फैलती रहती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं होता है, सरकार जो होती है वो अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं बनाती है, राजनीतिक स्थायित्व नहीं होता है। तो इन सभी कारणों से जो इन देशों का मानव विकास सूचकांक है वो कम होता है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि मानव विकास सूचकांक के मध्यम और निम्न वाले देश कौन से हैं, और वहाँ पर किन कारणों से ये मानव विकास सूचकांक कम है। ठीक है, तो ये या फिर उनकी विशेषताएं बताइए। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है GNH। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता का जो आधार है वो बनाया है भूटान ने। भूटान ने कहा है कि एकमात्र ऐसा देश है जो देश की प्रगति को दर्शाता है, कि अगर हमारे देश के लोग अधिक से अधिक खुश हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश होंगे, तो हमारा देश प्रगति कर रहा है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सड़कें अच्छी बनी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हों, ठीक है, लाइटें आ रही हों। तो ये कहते हैं कि केवल देश की प्रगति तब भी की जा सकती है जब हमारे देश के लोग अधिक से अधिक खुश हों, प्रसन्न हों। तो एकमात्र ऐसा देश है विश्व में भूटान। तो दोस्तों ये वाला जो चैप्टर था वो यहीं तक था, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और छोटा सा ही चैप्टर है, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं मुझे एज अ कॉन्टैक्ट यूट्यूब में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर उस पर क्लिक कर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मुझे यूट्यूब एज ए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के साथ ही आप मुझसे कोई भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। ये यूट्यूब का एक नया फीचर है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन अगर मिलेगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।